नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शरद प्रधान और आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं उस कंट्रोवर्शियल बार और रेस्टोरेंट के बारे में जो गोवा में स्थित है, जिसको लेकर के स्मृति ईरानी बहुत खफा हैं और बहुत गुस्से में हैं। और हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट भी दे दी है। दिल्ली उन्होंने उनका कहना है दिल्ली के हाई कोर्ट का कि इससे स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का कोई लेना-देना नहीं है, जबकि यही आरोप उनके खिलाफ लग रहा है। और ये भी सबने देखा है कि किस तरीके से जब वो रेस्टोरेंट और बार खुला था गोवा में, तो स्मृति ईरानी की उसी बेटी जिसको हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है, उसने बाकायदा इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ये एक इंटरनेशनल रेस्टोरेंट यहाँ खोला है और उसकी बड़ी तारीफ़ भी थी। और उसको लेकर के स्मृति ईरानी ने भी इंस्टाग्राम पे डाला था कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय डॉटर। एनीवे, तो खैर समय-समय पे समय बदलता है, आदमी के स्टैंड चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी आज से कुछ ही दिन पहले। और उसमें बड़ा जो है ये 2 अगस्त को ये रिपोर्ट छापी उन्होंने। और उसी में उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में बताया एक-एक ब्लो बाय ब्लो कि इस बार और रेस्टोरेंट का, ये देख रहे हैं आप सामने क्लिप है। ये जो है ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके नीचे इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन है, जिससे ये साबित होता है कि ठीक है, स्मृति ईरानी और उनका तो नाम नहीं है, नाम नहीं। लेकिन उनके बाकी जो ओनरशिप है उसकी, जिस जो बार जो लोग चला रहे हैं, उसमें एक-एक करके सभी स्मृति ईरानी के परिवार के लोग हैं, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड, उनके पति भी हैं शामिल। अब ये तो बड़ा मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। और ये ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स रखे नहीं गए। नहीं तो इस तरीके का वन साइडेड ऑर्डर शायद ना देता हाई कोर्ट। और क्योंकि जब अगर फैक्ट्स ही नहीं लाए गए और उनको मिसलीड किया गया, मुझे तो ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट को मिसलीड किया स्मृति ईरानी ने, जिसकी वजह से उन्हें इसमें क्लीन चिट मिल पाई है। वरना कोई भी जुडिशरी जो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो इस तरीके से नहीं करती। तो अब आप कंसील करके फैक्ट्स ले आए ऑर्डर, तो वो भी गलत है। और जो जिस तरीके का मामला है कि ठीक है, स्मृति ईरानी ना हो लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्य हैं। तो हमारा सवाल आज का ये है कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस तरीके का मामला ईडी को दे देना है? आजकल ईडी का बहुत चलन है, ज़रा-ज़रा सी बात पे ईडी लग जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि बेनामी ट्रांज़ैक्शन। तो अगर ये बेनामी ट्रांज़ैक्शन है और ये कहना कि साहब हमारा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है आपका नाम नहीं, लेकिन परिवार का तो पूरा इन्वॉल्वमेंट है ही, उसमें आप कहें कि नहीं साहब हमसे कोई लेना-देना नहीं। तो ये साफ दर्शाता है कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको आदत होती है कि जब फँस जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, दे आर कॉट रेड हैंडेड, देन दिस इज़ द काइंड ऑफ टैक्टिक्स दे प्ले कि साहब मेरा तो इससे कोई लेना-देना नहीं। ऐसे बहुत से मामले हमने देखा है और बहुत से मामलों में ईडी पकड़ भी रही है, साबित हो रही है। तो क्या नहीं लगता आज की डेट में ये मेरिट नहीं करता कि दिस केस आल्सो मेरिट्स एन इन्वेस्टिगेशन बाय एन एजेंसी लाइक ईडी, जिससे पता तो लगे कि असली लोग इसके पीछे कौन है, जो कागज़ात दिखा रहे हैं। तो आज इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं गोवा के कई प्रोमिनेंट लोग, बड़े वहाँ के एक बहुत बड़े एडवोकेट, पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर हैं, आइरिस रॉड्रिक्स, जिन्होंने इस मामले का खुलासा सबसे पहले किया है और उन्होंने ही इस मामले को टेक अप किया वहाँ गोवा में। साथ ही हमारे वहाँ के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, संदेश प्रभु देसाई, जो बहुत जानकारी वहाँ के लिए रखते हैं और बहुत खुल के बात करते हैं, वहाँ के बहुत ही पुराने जर्नलिस्ट हैं। बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और वहाँ के जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और प्रोफेसर हैं, गिरीश शोटकर। और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से एक बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ के सीनियर एडवोकेट, जो पब्लिक इंटरेस्ट के बहुत से इश्यूज टेक अप करते हैं और जाने जाते हैं साफ बात करने के लिए, आईबी सिंह। और रोज की तरह हमारे साथ हमारे साथी और मशहूर एंकर इस देश के आलोक जोशी। तो बात की शुरुआत हम
संदेश प्रभु देसाई आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठे हैं और कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? आप म्यूट है शायद, आप म्यूट है। प्लीज आप अनम्यूट। हाँ, तो वो टेक्निकल बातें जो है, टेक्निकल बातें नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए कि आपको टेक्निकल बातें जो है, जो आप आयरिस रॉड्रिक से पूछे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, स्टार्ट उनसे कर लेते हैं, चलिए आपका कहना, क्योंकि वो सब जा ही रहते हैं, वो टेक्निकल बातें उन्हें सब मालूम है। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है? आपने बहुत सी चीजें नई चीजें उजागर करी है, तो व्हाट इज द लेटेस्ट सिचुएशन? आप इंग्लिश हिंदी मिक्स बोल सकते हैं प्लीज। यू आर म्यूट मिस्टर रॉड्रिक्स, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Latest is that last week I was able to get in touch with Dale DeGama. Now, the late Anthony DeGama had 3 children. The eldest son was Dale DeGama, who stays in Mumbai. The second son is Dean DeGama. The Dean DeGama is the son who is now in Goa, who has worked in collusion with the Smriti Irani family to set up this Soli Souls. And then उन्हीं के नाम पे लाइसेंस है मिस्टर रॉड्रिक्स, ये लाइसेंस डिगामा के नाम पर ही बार का लाइसेंस इशू हुआ था ना, और उनकी yes, the license was issued in the name of Anthony DeGama in the year 2021, January of 2021. Now, Dale DeGama tells me that the late Anthony DeGama has not visited Goa for the last many years. So now it would have to be investigated as to who signed all these papers for all those various permissions in the name of Anthony DeGama. Now, it so happens that Anthony DeGama was the owner of one subdivision of that property. The other subdivision is still in the name of Anthony DeGama's father. And Anthony DeGama has 3 sisters. So they were all co-owners of that property. So that place could not have been leased to Silly Souls without all the heirs being brought on record. So there were so many malpractices. Now, this inquiry by the local authorities, the whole truth will come. But as you rightly point out, maybe an inquiry by the ED also, because there is big money involved. We need to know who has invested all those crores in this massive bar and restaurant, which is an international bar and restaurant, as they call it. So there has to be a thorough inquiry. Now, Smriti Irani has not said a word after that first and last press briefing that she said. The BJP leaders in Goa are also quiet and mute. So are the BJP leaders in Delhi. Nobody is speaking out. Now, I have concerns because the excise commissioner of Goa is working in the right direction. The local BDO, who has been directed by the director of panchayats to hold the inquiry, because जो local पंचायत है, वो local पंचायत हमको लिख के दिया है कि हम पंचायत ने ये रेस्टोरेंट बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ परमिशन नहीं दिया. So वो local BDO जो है, वो BDO ने 1 तारीख को लोकल पंचायत आसागांव पंचायत को नोटिस दे दिया कि 7 दिन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स एक रेस्टोरेंट का है हमको सब दे दो. अभी 7 दिन आज खत्म हो रहा है. कल तो गोवा में पंचायत का इलेक्शन है, तो और 2-3 दिन ठहरना पड़ेगा. अभी द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज द चीफ टाउन प्लानर ऑफ गोवा ऑन 28th of July had directed the local senior town planner, Mr. Pandita, who is based now in Mapsa, as the senior town planner, North Goa. He was directed by a written direction by the chief town planner on the 28th to investigate this matter as urgently as possible. Now, it is 10 days and Mr. Pandita has done nothing over it. Now, it so happens that the local town and country planning minister, Mr. Vishwajit Rane, is also the minister for women and child development in Goa, which is a portfolio held at the center by Smriti Irani.
I myself had spoken to Mr. Vishwajit Rane. This is 3 weeks ago, and I told him that you have to take action in this matter if there is any illegalities committed. Now, the manner in which the town and country planning is slipping over the issue is a matter of concern. I spoke this morning to the chief town planner, and the chief town planner has assured me that this matter will be expedited at least by this weekend. So we need to know the truth, because it so happens the land on which this Silly Souls restaurant has been set up is a low-lying field. It's a tenanted land which cannot be used for anything else than agriculture. And now there is enough evidence on loco that this low-lying field has been filled, which is a big offense in the state of Goa. So all these things have to come to light. ये building was built by the Gama family या ईरानी family ने बनाया ये building? No. Whoever is running this restaurant, this company who has invested, it is an investment of crores. It's not a small investment, because this is a huge restaurant over a space of about 1,200 square meters. Now there is an AC section, there's a non-AC. 1,200 square meters or square feet? No, 1,200 square meters. Oh my. Yeah, so it's a huge place. It has got an AC section, a non-AC section, and it has got a sitting area. It's a very posh area. So all this needs to be investigated. Smriti Irani cannot hide behind the curtain, and I made it very clear to the Town and Country Planning Minister of Goa, who is also the Minister for Child and Women Development. He is on record last week saying that Smriti Irani is his leader. I made it very clear, she may be your leader, whereas being a minister, union minister for women and child development. But in the state of Goa, it will be the rule of law that will prevail. Right. No, he must be under pressure. But yes, let us see if rule of law prevails here or not. It will, sir. It will. Right. We'll come back to you. संदेश जी, आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? आपकी क्या जानकारी? आप प्लीज अनम्यूट, आप म्यूट है। सॉरी, जानकारी तो सबसे ज्यादा आयरिस रॉड्रिग्स को है, क्योंकि इन्होंने विसल ब्लोअर बन के सब कुछ फैक्ट्स निकाले हैं। उसके बाद यहाँ गिरीश चोरनकर आए थे, उन्होंने भी कुछ फैक्ट्स बताए थे। जी, सुनने में आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। तो उन्होंने भी थोड़े कुछ फैक्ट्स लाए थे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो थोड़ी अलग बात है। अभी आयरिश जी जो कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किसने किया है और किसके नाम पर है, ये कोई नई बात नहीं है। गोवा में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, बाकी टूरिज्म रिलेटेड बिजनेसेस है, जो बिजनेसेस लोकल्स के नाम पे चलाते हैं, फॉरेनर्स भी चलाते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी उनकी होती है, और लीगली प्रूव करने के लिए बहुत झंझट होता है। तो इसीलिए सबको लगता है कि स्मृति ईरानी की या स्मृति ईरानी के फैमिली की इन्वेस्टमेंट इसमें है, तो कोई ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि ये तो सब जगह पे हो रहा है। दो बातें हैं। एक तो है कि ये बार एंड रेस्टोरेंट जो है, वो कैफे जो है, वो स्मृति ईरानी की फैमिली या उनकी बेटी चला रही है या नहीं, ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि उसमें लीगली है या इलीगलिटीज है। अभी बहुत सी इलीगलिटीज आगे आ रही हैं, वो तो एक बात है। सो इसके बारे में जो कुछ फाइनली डिसाइड करना होगा, वो अथॉरिटीज जो है, या हो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, या हो एक्साइज कमिश्नर, या हो पंचायत या मामलतदार BDO, इन सबको इसके बारे में कहना होगा, सब जांच करके। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है, मुझे लगता है कि एक रिक्वेस्ट है गोवावासी होने के नाते कि जैसे सब डिपार्टमेंट्स यहाँ जांच कर रहे हैं, वैसी थोड़ी जांच दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
एक साइड सुनकर ही ये अपनी जजमेंट देना, ये इतना उचित नहीं है ऐसा लगता है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अपनी डिसीजंस बहुत बार उन्होंने रिव्यू की है, तो वो रिव्यू करना भी थोड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा एक सुझाव है मेरा। We can't jump to a conclusion, I feel, because matter is getting complicated day by day. राइट, थैंक यू। ये आईबी सिंह साहब, आपने मामले के बड़ी गहराई से स्टडी किया है और आपने सुना जो अभी गोवा से लोग जो बता रहे हैं और वहाँ के एक लॉयर भी बता रहे हैं। एज अ सीनियर एडवोकेट, इतने विद सो मच एक्सपीरियंस, लॉन्ग एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है ये मामला पूरा क्या है? इसमें कहीं ना कहीं बेनामी की बू आती है कि नहीं? शरद जी, इसके कई पार्ट्स में अगर हम बांट के देखें तो इस तरह से है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी पेट्रोल पंप चलते हैं, इसमें मोर देन 60% पेट्रोल पंप बेनामी चल रहे हैं। जिसके नाम से लाइसेंस मिला है उसकी जगह पे कोई और चला रहा है। ये सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं है, बिजनेस भी है। ये 1988 में 2 एक्ट आए थे, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 एंड बेनामी ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1988। लेकिन वो एक्ट को मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी मुकदमा उस एक्ट में चल रहा होगा। वो एक्ट बन करके रख दिया गया है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये इस वजह से है आईबी सिंह साहब कि ज्यादातर इस तरीके का काम करने वाले लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं और वो कानून के शिकंजे से बचते रहते हैं। क्या इसीलिए है कि आजकल बेनामी एक्ट में केसेस नहीं होते? सर जी देखिए, ये सब ट्रांजैक्शंस तो वही करेंगे जो बहुत पावर में होंगे। निरहू और गिरहू हमारे गांव के रहने वाले तो नहीं करेंगे ना। उनके पास तो रोजी रोटी खाने को हो जाए तो वही बहुत है। सवेरे से शाम तक काम करते हैं, रात को खाना खरीदते हैं, खा लेते हैं। ये काम तो वही करते हैं जो अपनी अथाह संपदा बनाते जा रहे हैं और उनको टैक्स बचाना है तो वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि इतने कठोर कानून हैं कि अगर आप अपना बिजनेस करना भी चाहें तो उस कानून को फॉलो करके वो आप बिजनेस ले नहीं पाते हैं। और अगर बिजनेस लेना हो तो आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितना है, तो इसलिए उससे बचने के लिए भी लोग बेनामी काम करने लगते हैं। खैर, ये तो एक बात है। बात की शुरुआत कहाँ से हुई कि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सीधा सीधा आरोप लगा दिया। आज जो बातें मिस्टर रॉड्रिक्स एंड मिस्टर संदेश खोल रहे हैं, क्या इन बातों को पता लगाने के बाद अगर कांग्रेस पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होती, अच्छी नहीं होती, ज्यादा महत्वपूर्ण होता? लेकिन सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ आप एकदम सतही तौर पे आरोप लगाने की प्रथा चल गई है और आज प्रेस वाले सब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं कि कौन कहां से है, कहां से नहीं है, कौन प्रॉपर्टी इलीगल है, कौन प्रॉपर्टी लीगल है। अब तीसरा सवाल ये है कि इसमें किस तरह की इलीगलिटी है? सिर्फ टेक्निकल है जिसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या ऐसे हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस की डेफिनेशन में आते हैं? तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ईडी करे, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी करे, लेकिन कोई ऑनेस्ट एजेंसी करे और इसमें पता लगाए कि किसके नाम से है, पैसे का सोर्स कहां से है, कहां जा रहा है, एंड पॉइंट कहां है, बिगिनिंग पॉइंट कहां है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसमें पता न चले। तो हम तो तारीफ यही करेंगे कि अभी के जो मीडिया वाले हैं, खोज की जो ला रहे हैं, इसको, इनसे अगर हमारी कांग्रेस पार्टी के संबंध अच्छे होते तो शायद शुरू में ये आरोप लगाने के पहले ये सारे मटेरियल कलेक्ट कर लेते जी, तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश चुडानकर जी, आप ज्वाइन कर लिया, आपका कनेक्शन कुछ गड़बड़ था, नेवर माइंड, अब आप आ चुके हैं। जरा आप बताएंगे इस पूरे प्रकरण पे कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा है। देखो, पहले सबको नमस्कार। और पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ मैं एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगेज का। तो वो बोल्डली ये चीज़ें कर रहा है और कंसिस्टेंटली फॉलोअप भी कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि स्मृति ईरानी का
जो भी जानता है उसको एक चीज की क्लियर है कि ये झूठी है, और इसके लिए हमने उसको पैथोलॉजिकल लायर बोला है कि ये पहली बार झूठ नहीं बोल रही है। उसके जो डिग्री का इशू हुआ, जब उसने अफिडाविट फाइल किया, 2 अलग अलग अफिडाविट में उनका 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन लिखा। सो ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी पहली बार कुछ झूठ बोल रही है। झूठ बोलना उसका काम ही है, और वो झूठ बोल के अपने आप को डिफेंड करना चाहती है, और वो बहुत कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। सो इसके लिए हमने उसको पैथोलॉजिकल लायर। इस चीज में मैं इसको दूसरे एंगल से देखता, जैसे संदेश जी ने बोला इसका बेनामी का इशू। तो ये इशू, एक तो ये बिजनेस ईरानी फैमिली कर रही है या नहीं कर रही है लीगली, वो एक इशू है। अगर ये साबित करती है कि ये नहीं कर रही है, और ये बार बार बोलती है बिजनेस वो नहीं कर रही है, उसकी फैमिली नहीं कर रही है, उसकी बेटी नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली उसमें बेनामी एंगल एकदम क्लियर है। क्योंकि सब जो कनेक्शन, लीगल कनेक्शन मिलता है वो उसके फैमिली के तरफ जाता है। जो उन्होंने 2 कंपनियां किया, उग्रय एग्रो और उग्रय मर्केंटाइल, ये दोनों 100% उसके परिवार की कंपनीज है। और ये कंपनी फुटफॉल फूड बेवरेज LLP लॉन्च करती है और उसको फाइनेंस करते हैं। बाद में उसकी बेटी एक इंटरव्यू देती है। कोई भी माँ अपनी बेटी जिसका तरक्की होती है तो उसको पहले शाबाशी देती है, प्राउड बोलती है कि ने इतने यंग एज में इसने अच्छा किया है, पब्लिकली एडमिट करती है। जब उसको पॉलिटिकली अटैक होता है, तो पॉलिटिकली डिफेंड करने के लिए अपने आप को वो अपने बेटी को ही बेचती है, बेटी को ही झूठी साबित करती है। सो ये चीज से स्मृति ईरानी बाहर अभी निकल नहीं सकती। जितना वो बाहर आने की कोशिश करती है, उतना वो और अंदर जाती रहती है। और अभी ओनर भी सामने आ रहा है, उधर जो लाइसेंस इश्यू हुआ है उसका भी इश्यूज अभी काफी आ रहे हैं कि वो आया ही नहीं था गोवा में। तो अगर वो गोवा में आया ही नहीं था, तो ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट में एक जो सुपरिटेंडेंट है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसको बोला था कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो पहले वो सुपरिटेंडेंट को पकड़ो, जो सुपरिटेंडेंट ये सब फैसिलिटेट करता है। उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करता कि उनको मालूम है कि वो आदमी है ही नहीं, तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो अगर आम आदमी को लाइसेंस चाहिए तो पुलिस वेरिफिकेशन बिना नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज है जो अफिडेविट देते हैं और नोटराइज करने के लिए। ये क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है तो वो डिगामा से ऑनलाइन भरा लिया गया हो, इसलिए उसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी ना हो? ऐसा हो सकता है क्या? फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, ये मैं बोलता ही नहीं हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अगर वो पुलिस वो है तो पुलिस को उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट कहाँ है कि ये आदमी है, मुंबई में रहता है, वो रिपोर्ट ऑनलाइन भी आप भर सकती है। दूसरी चीज है वो नोटराइज करके, वो नोटरी के सामने जाए और नोटराइज करके कहीं भी करो, मुंबई में करो, दिल्ली में करो, अगर गुजरात में करो, कहीं भी करो, लेकिन वो नोटराइज करना चाहिए, वो भी नहीं है। तो इसका सब इश्यू जो है वो एकदम क्लियर है। दूसरा उसका एंगल है कि अभी स्मृति ईरानी का एक तो पब्लिक एंगल से वो फाइट कर रही है, वो अभी स्ट्रगल कर रही है जो बीजेपी के जो बीफ और नॉन बीफ, वो भी जो इशू बीजेपी का एजेंडा है वो उनके तरफ भी फाइट कर रही है। तो उनको दिखाना चाहती है बीफ हमारे इसमें, मीट और बीफ और पोर्क सब कुछ हमारे यहाँ बेचते नहीं है, तो उसको वो भी डिफेंड करना है। अपने परिवार को, जो आरएसएस परिवार है, बजरंग दल जो भी है, जो लोगों को मारते थे, किसी को डाउट लेते थे कि इसके घर में बीफ है, उनके लिए भी और एक इशू है। सो इशू सिर्फ ये पब्लिक का नहीं है, वो इशू उनका इंटरनल भी है। और कोई भी एक भी लीडर अभी बीजेपी का सामने नहीं आया कि उसके डिफेंड करने के लिए। नहीं भी कोई भी ऐसा इशू होता है तो बीजेपी लीडर टूट पड़ते हैं, लेकिन कोई भी सामने ना गोवा का आया ना दिल्ली का आया। तो ये क्यों हो रहा है, वो भी एक अलग इशू है। बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल सही बात आपने कही। आलोक, आप इस टोटलिटी में इसको किस तरह से ओवरव्यू करते हैं इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए, इतनी गहराई से इसमें मामला निकल रहा है शरद जी। और मजे की बात सबसे बड़ी देखिए तो वो इंडियन एक्सप्रेस है। उस अखबार को मैं बधाई देता हूँ, दाद देनी चाहिए। ऊपर उसने अखबार में खबर छापी हाईकोर्ट की, और ठीक उसके नीचे उसने खबर छापी कि ये इस बार की ओनरशिप किसकी है, सिली सोल्स कैफे की। कौन लोग इसमें, आपके परिवार के कितने लोग शामिल हैं।
अब ये सवाल तो मेरा ख्याल है उस अखबार को देख के जज साहब को अपने आप से पूछना चाहिए, आईने के सामने खड़े होके, कि उन्होंने जो आदेश जारी किया कि साहब इनका इनके परिवार का इस व्यापार से कोई संबंध नहीं है, वो कहाँ जा रहा है। और ये जो बात अभी संदेश प्रभु देसाई जी ने और आइरिस रॉड्रिक्स जी ने कही कि अगर ये किस्सा यूं जा रहा है तो फिर ये मामला दरअसल वहाँ हवाला, ये माफ कीजिएगा, बेनामी प्रॉपर्टी की तरफ जाता है, जिसके बारे में इस सरकार ने बहुत दावे किए हैं कि साहब हम तो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट भी ले आए हैं, कानून ले आए हैं, और हम न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहाँ तो अब ये खाऊंगा है, खाने दूंगा है, नहीं खाऊंगा है, नहीं खाने दूंगा है, ये पता लगाना किसका काम है। और पता लगाने के आसान रास्ते हैं, अभी चौडानकर साहब ने बताया कि क्या आसान रास्ता था। ये बात सही है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी राज्य में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे नोटरी सिग्नेचर होता है, दूसरे स्टेट में बैठ के भी हो जाता है, ऑनलाइन होता है, आपका आजकल बायोमेट्रिक अंगूठा वगैरह लग जाता है, यहीं से हो जाता है। लेकिन वो हुआ होता है, ये बात फिर जो नोटरी उसको वेरीफाई करता है, वो लिखता है कि मैंने इनको लखनऊ में बैठे थे, इनका ये सिग्नेचर मैंने यहाँ वेरीफाई कराया, उसका एक आदमी यहाँ बैठा होता है। यूं नहीं होता है कि वो कल्पना में नहीं कह देता है कि ये गोवा में ये होलोग्राफ से ट्रांसपोर्ट हुआ और यहाँ पे इनका सिग्नेचर हो गया। वो कहाँ है, उसकी आज की लोकेशन तो बतानी पड़ेगी। ये करने वाले इंसान के लिए सहूलियत हो गई है कि उसको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है। जो पहले होना पड़ता था, आमने सामने आप जाते थे कचहरी में जाके या तहसील में जाके, ऑफिसर के सामने दोनों लोग अपने अंगूठे लगाते थे। उसके बजाय अब आप अपने घर पे बैठे बैठे दोनों लोग, एक मुंबई में है, एक लखनऊ में है, और बैठ के आप गोवा की एक प्रॉपर्टी की रेंट एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा काम जहां होगा उसमें वहां ये सारी चीज दर्ज होगी कि कौन कहाँ है। अगर वो नहीं है और ये कागज नहीं मिल रहे हैं, और बार लाइसेंस इशू करने वाले सुपरिटेंडेंट साहब ने पूछा भी नहीं कि इस आदमी, ये दरअसल इसका मतलब है केवाईसी नहीं है, नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। वो आदमी है नहीं है, कहाँ है, ये जानकारी न ली गई है न दी गई है। तो कुछ घपला उसमें जरूर है। और जिस तरह से परिवार के बारे में बात आ रही है कि उस परिवार में, आप म्यूट हैं शरद जी, उस परिवार के अंदर इस प्रॉपर्टी के और दावेदार हैं जिनके सिग्नेचर होने चाहिए थे अगर रेंट एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो कहाँ हैं, और अब अगर वो सामने आते हैं उनकी क्या पोजीशन है। और रहा सवाल इस बात का कि स्मृति ईरानी सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, मेरा मानना है तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है ना। आपके पास तो मौजूद हैं जिसमें उनकी बेटी उस बार को घुमा रही है, जब कोई एंकर आ रहा है और वो फूड शो करता है तो दिखा रही हैं। उस वक्त मोटे, आप मुझे बताइए, मैं तो आज तक किसी इस तरह के फूड शो में, किसी स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट में मैं नहीं गया हूं जहां या तो वहां का शेफ या वहां का मालिक उसको न घुमा रहा हो। किसी एम्प्लॉय को, कुछ लोगों ने यूं कह दिया कि हो सकता है वो इंटर्नशिप कर रही हो। किसी इंटर्न को आप सौंप देते हैं। आपका इतना बड़ा शोकेस हो रहा है, एक बड़ा स्टार आप पूरे देश में आपको दिखाया जाएगा, एक टेलीविजन चैनल आपकी प्रोफाइल कर रहा है, आप उसको इंटर्न को पकड़ा देंगे कि जाओ तुम दिखा दो, और इंटर्न अपने को यूं पेश करेगा जैसे कि उसका ही रेस्टोरेंट है। तो ये सबूत बहुत साफ साफ है, सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई देखना नहीं चाहता है, कोशिश कर रहा है कि न देखे और दिखाना नहीं चाहता है, तो फिर क्या हो रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दुविधा में फंसे हुए हैं, और यही वजह है कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई निकलकर इस मामले पे उनका कोई सीरियस बचाव करता हुआ, डिफेंस करता हुआ दिख नहीं रहा है, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मिस्टर रॉड्रिक्स। Do you see the kind of documents that were used to start the bar, like the Aadhaar card, the PAN card? They all also belong to different members of the Irani family. Is it correct? No. The excise license was applied in the name of Anthony Digama. Right. Now, the Aadhaar card used for that application was the Aadhaar card of Anthony Digama issued in Mumbai. And mind you, that Aadhaar card was issued in the December of 2020. And this application before the excise commissioner was filed in the first week of January 2021. Right. Now,
as per the law in Goa, the excise department sent the application for police verification. So it was sent to the Goa police. The Goa police, North Goa Police Superintendent's office, wrote to the excise department that Mr. Anthony de Gama doesn't live in Goa. He lives in Mumbai, and gave that address, the Mumbai address, which matches with the address on the Aadhaar card. Okay. Now, it was the duty of the Goa government, the Goa excise department, sir, because this police verification is something very serious. It is for one reason, to make sure that the excise license is given to somebody without any adverse antecedents. Now, it was the duty of the excise There was no department. verification done by the Mumbai police. No, this was not sent to the Mumbai police. It was the duty of the excise department to send this to the Villapalle police in Mumbai, in which area Anthony de Gama was living. So that was not done. Now, So without police verification, the license was issued, which shows there is some connivance or some pressures from somewhere. Of course. Now, the earlier participants spoke about outsiders investing in Goa and running business through somebody else. There is no issue if everything is done in accordance with law. You know, you can invest your white money with somebody and run any business. There is no issue on that. But as long as the business is set up in accordance with law. Now, if one goes through this sequence of events, in the setting up of Silly Souls Cafe and Bar, every law has been breached. And the law has been breached because of the political patronage that Smriti Irani was enjoying. Right. No, but what I'm asking is that the ownership as investigated by the Indian Express, I mean the investment, Yes, sir. happens to be from members of the Irani family. And on the other hand, they say that the bar belongs there. Okay, the license may be issued to the Gama. But the other allegation that the bar license was renewed unki death ke baad, Gama ke death ke baad. How far is that true? That is very true, because Anthony de Gama passed away in May of 2021. This license was renewed in June of 2022, over a year after Anthony de Gama passed away. Not in the name of the son, in the name of Anthony de No, Gama. it was renewed, sir. It was renewed in the name of Anthony de Gama. Achha, So wo it was toh virtually renewed in the name of a dead person. For a dead person is absolutely illegal. Absolutely illegal. Right. And on that front also, the authorities have not stated anything so far. No, the excise commissioner has already started hearing this case. He has heard this case. He has framed 2 issues. And now the next hearing on this case is on the 22nd of this month, sir. But Mr. Rodrigues, don't you think the excise commissioner must be under tremendous pressure, considering the powerful persons behind it? Yes, but this excise commissioner is known to be a no-nonsense person, because Okay. the facts are so glaring. I can only tell you this, sir. Right, Smriti Irani must be regretting for having set up this Silly Souls restaurant in Goa. Because with all these glaring facts, Mrs. Smriti Irani must be fully constipated today. There's no escape route. Now that she's managed to get a relief from the High Court, she's probably thinking that it will be the end of the story. That is no relief at all. That is no relief at all, sir. Right. Because this is misrepresentation of facts and concealment of facts. क्यों संदेश प्रभु देसाई जी, आपको क्या लगता है कि फैक्ट्स कंसील करके जो है इसी तरीके से शायद जैसा दिखता है सामने वो ऑर्डर हाई कोर्ट से ले लिया गया है? लेकिन पहले एक चीज और, एक ग्राउंड का मैं जानना चाहता हूं, क्या वो बार अभी आज की डेट में चल रहा है? नहीं, बार अभी चल नहीं रहे, बंद है। लेकिन मेरी बात मैं थोड़ी अलग तरीके से इसके बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ बहुत इलीगलिटी के ऊपर बात हो रही है। जब मैंने पहले बार ये पढ़ा
और स्मृति ईरानी की बेटी की इंटरव्यू देखी, तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक गोवावासी होने के नाते मेरा पहला रिएक्शन था कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा। एक यंग एंटरप्रेन्योर यहाँ दिल्ली से आके गोवा में एक बार एंड रेस्टोरेंट चला रही है, बहुत ही अच्छी बात है। और वो वहाँ जो कुछ ऑफर कर रही थी, पोक ऑफर कर रही थी, वहाँ जो मेन्यू दिखाया, मेन्यू में बीफ आइटम्स है बहुत से, पोक आइटम्स है बहुत से, सब तरीके का मीट वहाँ मिलता है, बाकी सब कुछ मिलता है। और जब मुझे पता चला कि अच्छा ये स्मृति ईरानी की बेटी है, तो मेरी भी यही रिएक्शन थी, और जब बाकी गोवा वालों की थी, बहुत ही अच्छी बात है, ये बात होनी चाहिए। मुझे अभी भी लगता है, और मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, प्लीज, मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि ये सब इलीगलिटीज है, वो इलीगलिटीज दूर करके ये पूरा लीगल किया जाए, और पूरी लीगल सब कुछ होके स्मृति ईरानी की बेटी को ये बार और कैफे चलाने दिया जाए, क्योंकि पूरी भारत को मालूम होने दो। क्योंकि जो आसागांव में ये चल रहा है, दैट आसागांव इज टुडे कॉल्ड मिनी दिल्ली। दिल्ली के सब जाति धर्म के लोग, नॉर्थ गोवा के पूरे जाति धर्म के लोग यहाँ आसागांव में रहते हैं, और वहाँ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलता है, जो रेस्टोरेंट एक बीजेपी की लीडर की बेटी चला रही है, जहाँ पोक सर्व होता है, बीफ सर्व होता है। तो ये जो कोई हेट पॉलिटिक्स चल रहा है अपने भारत देश में, और सिर्फ सस्पिशियन पे किसी को पकड़ा जाता है, उसका लिंचिंग किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो ये एक एग्जाम्पल होके, एक मॉडल होके खड़ा रहेगा एक पूरे भारत में कि देखो ये सब बंद करो। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कर रहे हैं, ये भी लोग बीफ बेचते हैं, पोक बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं, और बाकी के जो लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, लोग सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि इसका एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। हैप्पी एंडिंग सिर्फ स्मृति ईरानी का वो हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, एक हैप्पी एंडिंग, और एक भारत के लिए भी एक अच्छा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा कि पूरी भारत के सामने यह आ जाएगा, यह ऐसा फैक्ट कि जैसे एक राजनीति चल रही है वो अलग है, लेकिन बिजनेस में देखो ऐसे होता है, इसलिए हम किसी को हमें मारना नहीं चाहिए। राइट, बहुत आपने गहरी बात कही है। गिरीश चुदानकर जी, आप किस तरह से ये जो संदेश प्रभु देसाई ने कहा, इस पे वो आप किस तरह से देखते हैं? प्लीज अनम्यूट, थोड़ा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, बात यही है कि इनका जो करने का तरीका एक है और दिखाने का तरीका एक है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो बीफ और पोक की बात नहीं होगी, केरला में जाएंगे तो बीफ और पोक की बात नहीं होगी, गोवा में आएंगे तो ये बात नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बीफ पोक का इशू होगा, लोगों को लिंचिंग होगा। जो संदेश जी बोल रहे हैं वो सही है, ये एक आइडिया ऑफ इंडिया का सिंबल होगा पूरे देश में, एक दोबारा एक कॉन्फिडेंस देने के लिए सब लोगों के लिए कि आपको आज़ादी है, फ्रीडम है, आप जो खाना चाहते हैं इधर आके खा जाओ। और वो भी एक बीजेपी की अच्छी लीडर की बेटी एक रेस्टोरेंट चला रही है, और इस इशू को जैसे संदेश ने बोला क्लोज होना चाहिए, सही बात है, लेकिन उसके पहले स्मृति ईरानी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये झूठ क्यों बोला, उसकी भी एक क्लैरिटी उनको देना पड़ेगा, ताकि और कोई जो पावरफुल लीडर होता है, मिनिस्टर होता है, कि दोबारा ऐसी गलती न करे। नहीं तो एक दिखाने के लिए एक करते हैं और अंदर से एक करते हैं, वो होना चाहिए, क्योंकि सब जो एविडेंस है, एविडेंस आर सो क्लियर that it ends at the door of Smriti Irani. Whether you take her affidavit now, whether declaration of her husband, so all this, whatever you get from a register of companies, these documents cannot lie. So the truth is there. So she has to prevail upon the truth, and she has to admit that it was her what she did was wrong, and she admit, and she publicly tells that okay, I'm proud of my daughter. She's a young girl, is running good restaurant, and वो सब कुछ मिल रहा है उधर, दारू भी मिल रहा है,
बीफ भी मिल रहा है, पोर्क भी मिल रहा है, जो फ्रीडम भी मिल रहा है, कोई भी ड्रेस पहन के आ जाओ. सो इट विल अ न्यू स्टार्ट फॉर द इंडिया आफ्टर सिंस 14 से तो 2014 से अलग सा इंडिया बनाने की कोशिश किया भाजपा वाले ने, तो उसका सब एंड होके इधर से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है. नहीं, बिल्कुल वेरी वेल सेड, आपने बहुत सही बात कही. लेकिन आईवी सिंह साहब, ये इस तरीके का चलन कोई नया नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स होना. एक सेकंड, संदेश प्रभु साई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए. उसके बाद आईवी सिंह साहब. हाँ, मैं इसी के बारे में कहना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरप्शन के लिए उंगली उठाई थी. देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवा में, अब ये आसागांव विलेज जो है, ये विलेज बीच से बहुत दूर है. लोगों की एक धारणा है कि लोग गोवा में जाता है तो बीच टूरिज्म के लिए जाते हैं. लोग बीच टूरिज्म के लिए गोवा में नहीं है. यहाँ एक चीज है गोवा में जिसके बारे में गोवा एक मॉडल है, और वो मॉडल पूरी भारत में, पूरी देश के सामने आना चाहिए. और इतनी दूर जाके भी यहाँ लोग क्यों यहाँ रहने लगे हैं? क्योंकि यहाँ गोवा में वी बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, और ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो है वो पूरी भारत को अपनी गोवा की तरफ खींच के लाता है. तो ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम जो है, ये कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम पूरी भारत ने जानना चाहिए. गोवा इसके बारे में मॉडल है, और इसके मॉडल में ये रेस्टोरेंट बहुत फिट होता है. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. आईवी सिंह साहब, जो मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात है कि साहब एक यहाँ पे कोई और यार्डस्टिक होती है, दूसरी जगह होती है, ये तो आम बात है इंडियन और खास तौर से राजनीतिज्ञों के लिए. तो उसके बावजूद जिस तरीके की अब इन लोगों ने जो बात कही कि अच्छी बात है, ये सामने उजागर हो रहा है, और खुल के सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई बात नहीं है, और इसमें कोई इलीगैलिटीज दूर हो जाए, तो बिल्कुल सही कहा संदेश प्रभु देसाई ने कि अच्छी बात है, कोई यंग एंटरप्रेन्योर कर रहा है तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं होना चाहिए. देखिए शरद जी, जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है उसको मैंने भी पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो भी अभी इनकम्प्लीट खबर है पूरी. जितना डीप में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, that I am thankful to Mr. Rodriguez and Mr. Sandesh Prabhu Desai and Girish also. इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बड़ी अलार्मिंग है. एक बात पूछना चाहता हूं संदेश जी से, ये रेस्टोरेंट बंद कब से हुआ? संदेश जी आप? हाँ, मुझे लगता है इसके बाद ही बंद, जब ये कंट्रोवर्सी आ गई उसके बाद. हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट डेट था. चूंकि हम लोग एडवोकेट हैं तो हम लोग डेट पे ज्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं. इसमें क्या नुकसान था अगर स्मृति ईरानी कह देती कि मेरी बेटी मेजर है और वो इंडिपेंडेंट है, जो करना चाह रही है करे? इसमें क्या नुकसान था भाई? लेकिन आप तथ्यों को छुपा करके और पॉलिटिकल फेस अपना सामने रख के झूठ बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है. हम तो ये कहते हैं कि जो भी पॉलिटिक्स में है, देखिए 2014 के पहले और बाद, ये बात सही है कि थोड़ा सा फर्क आया है. पहले भी होती थी और खुल के होती थी, अब जो है खुल के होती है, लेकिन अब ईडी और सीबीआई सब साथ लेके होती है. तो आप क्या चेंज कर रहे हैं इसको आपको बताना पड़ेगा. नंबर 1 कि आपने ये चेंज किया. मुझे तो नहीं लगता है कि कोई चेंज हुआ है, एक्सेप्ट दिस कि आपने एजेंसीज का सपोर्ट ले लिया है. और दूसरा ये, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट लिविंग यू, माय अपॉलॉजीज टू यू. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ओके. तो और दूसरा ये कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनके बिजनेस चल रहे हैं, देखिए अभी आप लोग जब नॉमिनेशन कराते हैं तो भरते हैं कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरी बीवी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, बच्चे के पास जो अगर मेजर है तो हम नहीं लिखते, वो अपना इंडिपेंडेंट रहता है, वो उसकी है. लेकिन सारे ट्रांजेक्शंस तो उन्हीं के थ्रू हो रहे हैं. और जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, जब पॉलिटिक्स में घुसते हैं, तो पॉलिटिशियन हो या करप्ट ऑफिसर्स हो, हमने ये देखा है कि वो एकाएक उनके साले बड़े अमीर हो जाते हैं, उनके ससुर के पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत दौलत आ जाती है.
तो इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए। अब अगर आपने ईडी बनाई है, सीबीआई बनाई है, तो इन सब की जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिलेक्टेड लोगों को छांट लीजिए और उनकी जांच करते रहिए। लेकिन डर ये लगता है ना कि वो एक पाकिस्तानी प्ले हुआ करता था, आपको याद होगा उमर शरीफ साहब का, तो उसमें एक डायलॉग होता था कि उमर शरीफ ने कहा कि भाई मैं समझता हूँ पाकिस्तान में शरीयत ला लागू कर देना चाहिए। तो वो दूसरा कॉमेडियन जो था, वो क्या नाम था उसका, तो मोइन खान ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिएगा वरना पूरा पाकिस्तान लूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चोरी की सजा है, हाथ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। काश जो है चीजें इतनी यहाँ साफ होती, और ये बिल्कुल स्पष्ट है सबकी बातों से कि ये जो पूरा मामला है इस गोवा का, ये बार जो कि कथित तौर पे स्मृति ईरानी की बेटी का है या उनके परिवार का है, और लेकिन ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आईवी सिंह साहब ने कही, जो डेट की बात, कि ये बंद, वरना अगर इसमें कोई दाल में काला नहीं था तो कोई जरूरत नहीं थी बंद करने की। जब ये कंट्रोवर्सी उठी उसके बाद स्मृति ईरानी के एलिज्ड बार जो है वो उठा के बंद कर दिया गया। ये भी शक पैदा करता है, नेचुरली शक पैदा करता है, ये जो पुरानी कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अगर, और ये बेहतर होता जैसा कि सबने पॉइंट आउट किया कि ये खुल के सामने कहती, जैसा अभी सिंह साहब ने भी कहा कि भाई उनके लिए बड़ा इजी था कहना कि भाई ठीक है हमारी बेटी चलाती है लेकिन मेरा वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना चला रही है और ये बात सही है। 18 साल, अब उन्होंने जोर इस बात पे दिया है वो 18 साल की है, 18 साल की है, हाय सिंपैथी। एक तरफ आप जो है विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं अपने को, और अपने जो उसमें जो इलीगैलिटीज हैं उसको छुपाने के लिए। ठीक है, आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, वो किन्हीं भी तरीके से मिला हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से मिला हो या और वजह से मिला हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो एक जुडिशियस ऑर्डर नहीं दिखता है जिस तरीके से हुआ है, क्योंकि उनसे फैक्ट्स छुपाए गए होंगे, यही वजह हो सकती है। और ये मामले की जांच तभी सही हो सकती है जब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसी तरीके से की जाए जिस तरह से और बहुत से मामले इस तरीके के उजागर होते हैं और उनमें दूध का दूध पानी का पानी होता है। तो क्यों नहीं कि हो ये भी कि ये जो बार है जिसके ऊपर इतनी चर्चा है, इतनी कंट्रोवर्सी है, उसकी भी जांच इंडिपेंडेंटली हो और सारे फैक्ट सामने आ जाएं और फिर खुल के बात। आज के लिए इतना ही। आप सबका इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।